का जो हमारा टॉपिक है वो है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। प्रीवियस वीडियो में से मैंने इन पे बात की थी कि क्या होते हैं, तो आज हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में और इसमें हम प्रूव करेंगे ये चीज़ कि जो भी हमारी सी पी होती है और जो भी सी वी की वैल्यू होती है किसी भी गैस के लिए, वो जब हम उनका सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आर के बराबर होती है। तो इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि हम दो आइसोथर्मल प्रोसेस को कंसीडर करें। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, जिसमें आप प्रोसेस यानी सिस्टम को हीट तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो उस वक्त टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। यानी एक आइसोथर्मल प्रोसेस का जो ग्राफ है वो है जिसका टेम्परेचर T है। इसका मतलब क्या है, यानी इस पूरे प्रोसेस में इस सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो टी होगा। यानी टी को आप कुछ भी सपोज कर लें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और फिर एक और प्रोसेस करेंगे जो कि इस टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। उसको हम नाम देंगे टी प्लस डेल टी। इसको अब आप देखें तो फॉर एग्जांपल अगर ये 25 पे तो ये 30 डिग्री पर हमने प्रोसेस करा है। यानी एक प्रोसेस आइसोथर्मल का जो कि टेम्परेचर टी पर करा है और एक प्रोसेस आइसोथर्मल का जो कि टेम्परेचर टी प्लस डेल टी पर करा है। टी प्लस डेल टी मतलब यानी अगर ये 25 था तो ये 30 हो गया। 30 मतलब जो चेंज करा अपने जो टेम्परेचर और जो बढ़ाया है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया। तो अब इस पूरे ग्राफ में जो टेम्परेचर रहेगा किसी भी पॉइंट पर मैं कैलकुलेट करूं, मैं इस पॉइंट पर कैलकुलेट करूं जब मैं हीट प्रोवाइड कर रहा था और जिस वक्त सिस्टम का जो वॉल्यूम था और जो प्रेशर था वो चेंज हो रहा था, उस टाइम भी टेम्परेचर कांस्टेंट था। जैसे जैसे जाएंगे किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे उस वक्त टेम्परेचर जो रहेगा सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। और इसी तरह इसमें टी प्लस डेल टी टेम्परेचर में कांस्टेंट रहेगा। तो अब सवाल पैदा होता है कि हम ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। बेसिकली हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक कंक्लूड कर सकें एक चीज़। क्या कंक्लूड कर सकें अभी वो आप देख लेंगे कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ पास करूँ तो इधर टेम्परेचर क्या है टी और इधर टेम्परेचर क्या है टी प्लस डेल टी, तो इनके टेम्परेचर में चेंज कितना आ गया, तो आप बोलोगे डेल टी चेंज आ गया। डेल टी कैसे चेंज आ गया, अगर आप मैथमेटिकल निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर ये है टी डेल टी और इनिशियल टेम्परेचर ये है माइनस टी। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया, चेंज इन टेम्परेचर आपके पास आ गया डेल टी, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास आ गया डेल टी टेम्परेचर। अब यहाँ पर आप एक तो आपने एक टेम्परेचर कंसीडर एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है जो कि बिल्कुल इस सिस्टम की जो होगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और एक वर्टिकल लाइन कंसीडर करिए। अब आप देखें जब यहाँ से यहाँ पहुँचने में टेम्परेचर डेल्टी चेंज हुआ तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी डेल्टी चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस पूरी लाइन पर जो टेम्परेचर है वो टी प्लस डेल्टी है। तो बेसिकली हम ये कंक्लूड कर पाए, क्या कंक्लूड कर पाए, अगर आप गौर से देखें तो ये जो प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हो और वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। तो बेसिकली ये कौन सा आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। यानी आइसोबैरिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है डेल्टी और आइसोकोरिक में भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है डेल्टी, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपका आइसोकोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेस में जो चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या है, दोनों में सेम है। तो ये हम बेसिकली कंक्लूड कर पाए हैं इस दोनों ग्राफ से। अब आप जरा देखें, इन तीनों चीज़ों पर गौर करें कि इधर टेम्परेचर इस लाइन पर टेम्परेचर टी था, इस लाइन पर टेम्परेचर टी प्लस डेल टी है, इस टेम्परेचर टी प्लस डेल टी है, तो चेंज इन टेम्परेचर डेल टी हो गया इधर और इधर भी चेंज इन टेम्परेचर डेल टी हो गया। तो अब ये पढ़ लेते हैं हम। If we draw the graph in between pressure and volume of two isothermal process at temperature T and T plus delta, then we conclude of the graph। क्या conclude कर पाएंगे, इसको जरा हम रीड करते हैं अब ग्राफ की मदद से। Consider two isothermal process। Consider two isothermal process जिसमें आपका एक का टेम्परेचर T है, दूसरे का टेम्परेचर T प्लस डेल्टा है, और जिसमें हम कंक्लूड क्या कर पाए
कि ये जो टेम्परेचर आइसोबैरिक प्रोसेस में और आइसोकोरिक प्रोसेस में जो चेंज इन टेम्परेचर है वो दोनों में सेम है। If we draw the graph in between pressure and volume of two isothermal process at temperature T and T plus del T, then with the help of graph we can conclude that in an isothermal and isobaric and isocoric process del T be the same change in temperature। अब ये same change in temperature ये conclude तो कर लिया, लेकिन हकीकत में इसका मतलब क्या है? रियल में इसका मतलब है कि अगर आप आइसोबैरिक और आइसोकोरिक में टेम्परेचर सेम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इन दोनों की इंटरनल एनर्जी जो होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो इक्वल होगी। क्योंकि इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक किस चीज से होता है? इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर से होता है कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर देंगे उतना ज़्यादा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। जैसे कंटेनर है, अब इसमें जो मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल्स होंगे, अब इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटिन्यूसली रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब जब मैं इन बोल रहा हूँ कि ये और ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, इनकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है। और ये और ज़्यादा मूव करेंगे तो जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो और ज़्यादा टेम्परेचर राइज करेंगे। अगर ये जैसे दो चीज़ें आपस में, ये दोनों मॉलिक्यूल जब आपस में टकराएंगे तो कम एनर्जी रिलीज करेंगे, और जब ज़्यादा तेज़ी से टकराएंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी जो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक जो होता है वो होता है टेम्परेचर से। ठीक है, तो तो ये हमने कंक्लूड कर लिया कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर वो से इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, यानी जो मॉलिक्यूल्स प्रेशर वॉल्यूम में जितनी तेजी से वाइब्रेट कर रहे थे उतनी तेजी से वो एट कांस्टेंट प्रेशर में भी वाइब्रेशन ही कर रहे हैं। मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, वाइब्रेशन मतलब मूव करना, वाइब्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली सेम काइनेटिक एनर्जी है उन दोनों मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ से हमने इक्वेशन कंक्लूड कर दी और इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे बाद में। पहले हम आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस की इक्वेशन से हम निकालें। आइसोबैरिक इक्वेशन अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसको आपको पता होगा कि ये आपकी इक्वेशन होती है आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, जब आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं। ये पी क्यों लगा है? ये पी इस वजह से लगा है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, और वॉल्यूम में वी लगाएंगे क्योंकि अभी आगे डेल आइसोकोरिक प्रोसेस भी आएगा तो उसमें हम डेल वी यूज करेंगे। क्यू वी, वी शो करेगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे एनर्जी सप्लाई होगी। ठीक है, अब इधर से हमें पता है, अपना इसी से जस्ट प्रीवियस वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने बात करी है कि जब आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे तो उसकी जो इंटरनल स्पेसिफिक हीट जो होती है वो होती है Cp इज इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन एन डेल टी। तो उसको हमने थोड़ा सा वो कर दिया है, यानी क्यू को नीचे लिया गया। Cp इज इक्वल्स टू मोलर स्पेसिफिक हीट Q अपॉन एन डेल टी। ठीक है, तो इसको हम जस्ट इधर ले गए हैं, और ये जो एन डेल टी सी पी बराबर होगा डेल क्यू के। उसके बाद फिर पी डेल वी इज इक्वल्स टू एन आर डेल टी, यानी पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी जो है वो इक्वेशन यूज करिए। अब क्योंकि इस इक्वेशन में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यानी यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होगा तो यहाँ टेम्परेचर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होने से ही टेम्परेचर चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को, यानी इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू को हम इसमें इधर पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी एंड डेल टू इन इक्वेशन ए। ठीक है, ये आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आगे यूज करेंगे। पहले हम आइसोकोरिक प्रोसेस को देख लेते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस और इसकी इक्वेशन आपको पता है ये है, अगर आपने नहीं देखी प्रीवियस वीडियो में तो आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर वही स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमने यूज करा है, वही प्रीवियस वाला बिल्कुल। उसके बाद बहुत इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास आ गए डेल, जो इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है वो हमारे पास होगी एन सी वी डेल टी। और अब हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3 इक्वेशन 2 बिकम। अब इक्वेशन 1 कौन सी है और इक्वेशन 2 कौन सी है? ये आपके पास इक्वेशन 1 थी जो हमने प्रीवियसली ड्राइव करी थी,
और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब ये इक्वेशन 2 जो है वो कैसे बदल जाएगी, क्योंकि इक्वेशन 3 आप ऊपर देख सकते हैं जस्ट। अब हमें पता है जो इंटरनल एनर्जी और कांस्टेंट वॉल्यूम है वो इसके बराबर है, और ये भी पता है कि इंटरनल एनर्जी जो कांस्टेंट प्रेशर और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों इक्वल हैं। तो यानी ये जो है इक्वल होगी किसके, इसके, और ये इक्वल होगा फिर इसके। ठीक है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब फिर ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इस वैल्यू की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ओके, ये हमने इक्वेशन में पुट कर दी। उसके बाद जस्ट कॉमन आउट लिया एंड डेल टी और कैंसिल आउट कर दिए दोनों साइडों पर। उसके बाद सी पी को इधर ले गए, ये आपका हो गया सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। अब इसको आप थोड़ा गौर से देखें, ये कह क्या रही है इक्वेशन, इसका मतलब क्या है। इसका इक्वेशन का मतलब है कि यानी अगर आप किसी भी गैसेस का टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर और एक कांस्टेंट प्रेशर पर इंक्रीज करेंगे, तो अगर आप उनका जो सब्ट्रैक्शन करेंगे वो सब्ट्रैक्शन हमेशा कांस्टेंट आएगी। मतलब क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। इस इक्वेशन का मतलब क्या था कि जैसे आप इस कंटेनर में हीट सप्लाई करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर पे और इसमें एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप जब सप्लाई करेंगे एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर और जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर सप्लाई करेंगे, अगर आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट वो एक गैस के लिए नहीं होगा, वो हर एक एक गैस के लिए होगा। और अगर आप इस चीज़ को सुनकर हैरान नहीं हैं, तो आपको हैरान होना चाहिए कि नेचर में ऐसा एग्जिस्ट भी होता है कि अगर आप कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी गैस है, फर्क नहीं पड़ता आप क्या उसके साथ कर रहे हैं, वो कह रहा है प्रेशर पर जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे, कोई भी गैस हो भले, उसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो एक रिजल्ट आएगा वो एक रिजल्ट कांस्टेंट आएगा, यानी वो डिफरेंट नहीं होगा। ये ऐसा सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा गैसेस में एग्जिस्ट करता।